भारतवर्ष पर। आपसे सबसे पहले शुरुआत में इस सवाल के साथ करना चाहूंगी कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में हम एक खुशी का माहौल देख रहे हैं, सरकार में भी, आपके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में भी। क्या ये खुशी बहुत देर तक लास्ट करने वाली है? देखिए, पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, जैसा कि हिंदुस्तान में भी दो तरह के लोग हैं। तो पाकिस्तान में एक तरह के वो लोग हैं जो कि तालिबान की जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसमें से ज़्यादातर जो है वो रिलीजियस पार्टीज़ हैं जिन्होंने उनको मुबारकबाद दी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेजॉरिटी में है कि जो इस सूरत हाल पे बड़ा उनका एक केयरफुल रवैया उन्होंने इख्तियार किया। आप देखिए, जो हमारी मेन ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया जिसमें खुशी का इजहार हो। हाँ, अलबत्ता कुछ हुकूमत की मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, ऐसे ट्वीट्स किए जिससे ऐसे लग रहा था कि वो बड़े खुश हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कल हुआ क्या कि कल काबुल के करीब जो पुलचरखी जेल है, जब वो पुलचरखी जेल उन्होंने तोड़ी है तालिबान ने, तो उस जेल से जो लोग भागे हैं, जो लोग एस्केप कर गए, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर वांटेड हैं, जैसा कि उसमें मौलवी फकीर मोहम्मद भी शामिल थे। तो इसमें ज्यादा मेरा ख्याल खुशी की बात नहीं है अक्सर पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि जो निज़ाम तालिबान अफगानिस्तान में लाना चाहते हैं, जो सिस्टम वो वहाँ पे लाना चाहते हैं, वो सिस्टम जो है वो अक्सर पाकिस्तानी जो है, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हामिद मीर साहब, लेकिन क्या इसको ऐसे समझा जा सकता है कि फिलहाल जो पाकिस्तान में सरकार है, जो एस्टैब्लिशमेंट है इस वक्त आपका, जो आपका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो इससे खुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सफलता मिली है? वो जो कोशिश कर रहे थे बैकडोर के जरिए, जो समर्थन दे रहे थे तालिबान को, उसकी सफलता है ये, तो क्या वो उसे उस तरह से देख रहे हैं और उसे अपनी सफलता मान रहे हैं? देखिए सुमेरा खान साहबा, ये कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों में जब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी तो फिर आप लोग मुझसे कुछ और तरह के सवालात करेंगे। देखिए, अफगान तालिबान जो है ये सिर्फ अब एक जंगजू फोर्स नहीं है, एक फाइटिंग फोर्स नहीं है। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिप्लोमेसी की है, इन्होंने पूरी दुनिया को डिसीव किया है। जिस तरीके से इन्होंने 2-3 दिन में काबुल पर कब्जा किया है, तो ये जो दोहा एग्रीमेंट पिछले साल साइन किया था अमेरिका ने और अफगान तालिबान ने, तो वो दोहा एग्रीमेंट तो खत्म हो गया, जिसके लिए फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया था पाकिस्तान ने। तो अफगान तालिबान जो है उनका बैक चैनल से अगर पाकिस्तान से राब्ता है, तो आपको थोड़े दिनों में पता चलेगा कि उनका इंडिया के साथ भी राब्ता है। और अभी कल ही मेरी बात हो रही थी दोहा में कुछ अफगान तालिबान की लीडरशिप से। उन्होंने कहा कि हमने इंडियन सरकार को ये मैसेज भेजा कि आप बिल्कुल घबराने की बात कोई जरूरत नहीं है, अपने डिप्लोमेट्स को भी यहाँ से मत भेजें, और जो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसका हमें पता है, हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन एक परसेप्शन ये है कि इंडिया में कि अगर तालिबान का कब्जा हो गया है काबुल पर, तो शायद इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान की सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुशी का इजहार किया है, लेकिन ओवरऑल लोग परेशान हैं, इसलिए कि आप देखें कि जो नॉन पश्तून लीडरशिप है अफगानिस्तान की, 8-9 मेन लीडर जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, और वो पाकिस्तान की सरकार से ये कह रहे हैं कि जो आपने दोहा में एग्रीमेंट किया था पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाइए और तालिबान को फोर्स कीजिए कि तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनको अपने साथ लेके चलें। तो ऐसा नहीं है कि अब अफगानिस्तान पे तालिबान का झंडा लग जाएगा और सारा कुछ तालिबान के ही कंट्रोल में होगा। तालिबान ने एक इसको कहते हैं ना, अफगानिस्तान को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। तो ग्रेवयार्ड पर हुकूमत करने का फायदा नहीं है, इस ग्रेवयार्ड को एक पैराडाइज बनाने की जरूरत है। लेकिन हामिद मीर साहब की अभी जैसे आप बता भी रहे हैं कि नॉन पश्तून लीडरशिप इस्लामाबाद में बैठी है और वो कह रही है पाकिस्तान को, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान पर अब इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा, अमेरिका की तरफ से भी ये प्रेशर आएगा कि आप तालिबान से बात करें, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, वहाँ पर महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित किया जाए, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ इंसाफ किया जाए। ये सब प्रेशर पाकिस्तान पर आएगा, तो पाकिस्तान के लिए तो वो एक बहुत ही मुश्किल दोधारी तलवार होने वाली है जिस पर उसको चलना होगा। क्या आपको ऐसा लगता है? और पाकिस्तान क्या इतना इन्फ्लुएंस अभी रखता है तालिबान पर कि वो इन पर ये प्रेशर डाल पाए कि ये सब करें? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत से पॉइंट्स आपने इसमें कवर कर लिए हैं कि पाकिस्तान को बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है और तालिबान पर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना है। एक चीज़ आप भूल गई और वो ये है कि अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आती
तो लाखों की तादाद में अफगान जो हैं वो रिफ्यूजी बन के पाकिस्तान की तरफ आएंगे। बिल्कुल। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने तो अपना बॉर्डर मुकम्मल तौर पे सील किया हुआ है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, हमारा बॉर्डर बहुत पोरस है। तो बहुत बड़ी तादाद में जो अफगान रिफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे। लेकिन एक और बात है, वो ये है कि आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जो अशरफ गनी साहब हैं, ये जो भाग गए और अब इसका ना तो कोई जिम्मेदारी ले रहा है अमेरिका, ना ही पाकिस्तान, ना ही कोई और। तो अशरफ गनी साहब के बारे में भी एक इंप्रेशन ये है इंडिया में कि ये इंडिया के बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन इंडियंस को ये पता होना चाहिए कि अशरफ गनी को 2014 में इम्पोज अफगानिस्तान पे अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर किया था। और ये वो अशरफ गनी है जिसको 2014 में पाकिस्तान की आर्मी के हेडक्वार्टर में रावलपिंडी, जिसको हम GHQ कहते हैं, वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। 2019 में ये दोबारा सदर बने, इमरान खान साहब ने इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो अब अगर वो भाग गए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ तालिबान की कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान की और अमेरिका की और इंडिया की और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की नाकामी है। क्योंकि अशरफ गनी वाज आल्सो अ स्टेक होल्डर। जो पिछले साल दोहा में एग्रीमेंट हुआ था उसमें अशरफ गनी भी एक स्टेक होल्डर थे, और अशरफ गनी ने अभी तक रिजाइन नहीं किया, वो सीन से हट गए हैं। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि वो इरेलेवेंट नहीं हुए, और पाकिस्तान को एक आने वाले वक्त में अशरफ गनी को भी इंगेज करना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं इसमें अगर बहुत सीधे शब्दों में आपसे समझना चाहूं, पाकिस्तान का कितना इन्फ्लुएंस है तालिबान पर अभी इस वक्त, जो तालिबान काबिज हुआ है काबुल पर, उस पर कितना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का? मैं क्विकली आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं कि जब 96, 97, 98, 99 ये जो 4-5 साल थे जब अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत थी, तो 2 इश्यूज पर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। एक, जब बामियान में बुद्धा के जो स्टैचूज थे, तालिबान ने उनको तोड़ने का ऐलान किया, पाकिस्तान ने कहा मत तोड़ो, उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी, उन्होंने तोड़ दिए। फिर जब 9/11 हो गया, पाकिस्तान ने तालिबान से कहा कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दो, सऊदी अरब के हवाले कर दो, बेशक अमेरिका के हवाले ना करो। तालिबान ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। और इस मर्तबा ये जो पिछले 4-5 साल गुजरे हैं, इसमें ये बात आप याद रखें कि जो तालिबान की जो नेगोशिएटिंग टीम थी, उसके जो हेड थे मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, उन्होंने 9 साल पाकिस्तान की जेल में गुजारे हैं। 9 साल पाकिस्तान। तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो हैं, वो प्राइवेटली ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो मेरे आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब ये है कि हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के कदम मजबूत होते जाएंगे, उनके कदम जमते जाएंगे, तो वैसे वैसे अफगानिस्तान के तालिबान पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम से कम होता जाएगा, जिस पर यहाँ पर काफ़ी परेशानी है। तो अब क्या इसे हामिद मीर साहब इस तरह से समझा जा सकता है कि आपने खुद भी इसके बारे में लिखा है, इसके बारे में हुसैन हक्कानी लिख रहे हैं अपने आर्टिकल में, कि जो मदद अब तक पाकिस्तान देता रहा तालिबान को और उनको मजबूत करता रहा, वो दरअसल पाकिस्तान के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है आने वाले समय में? देखें, सिर्फ पाकिस्तान ने तालिबान की मदद नहीं की है। तालिबान की मदद तो इब्तिदा में शुरू में अमेरिका ने की थी, और तालिबान के डेलीगेशंस अमेरिका के दौरों पर भी जाते थे। ये सारी एक ऑयल वॉर का सारा शाखसाना था। तो अमेरिका ने भी मदद की, पाकिस्तान ने भी मदद की, सऊदी अरब ने भी मदद की, UAE ने भी मदद की। लेकिन फिर गुजरते वक्त के साथ पहले अमेरिका उनके खिलाफ हुआ, फिर सऊदी अरब और UAE खिलाफ हो गया। अब पाकिस्तान जो है वो कंफ्यूजिंग एक उसकी पॉलिसी है तालिबान के बारे में। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेट करता है, तालिबान को टेबल पे लाके मुज़ाकरात की कोशिश करता है, दूसरी तरफ उसको कहा जाता है कि तुम इनको प्रेशराइज करो कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना करें, ये वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आए। तो उसकी वजह से अब तालिबान जो है, आप देखें जो पाकिस्तान में तालिबान के एम्बेसडर थे मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ, जिनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले, उन्होंने अपनी किताब में जो लिख दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में, उसके बाद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान ने यकीनन तालिबान को इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान का ख्याल था कि जब तक तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, तो वहां पर इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, और जब तालिबान की हुकूमत खत्म हो गई, वहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। पाकिस्तान की सरकार जो है वो इल्जाम लगाती है कि वहां पे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 66 के करीब टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप भी कायम किए थे। लेकिन अब जब तालिबान वापस आ गए हैं अफगानिस्तान में, तो अब तालिबान भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जेलों से निकाल के रहा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में वांटेड है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर होगा, पाकिस्तान को
को अपने कंट्रोल में भी रखना है। जी, और ये सब है, उसके बावजूद इमरान खान क्या कह रहे हैं ये वो सुनते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको सुनवाते हैं किस तरह से इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबानी राज की तुलना गुलामी की जंजीरों को तोड़ने से की है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। तो हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं आपके प्रधानमंत्री की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। मेरा खान साहबा, अगर आप इंडियन चैनल पर ना होती तो मैं बड़ा करारा जवाब देता, लेकिन मसला ये है कि जब कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन चैनल पर कोई ऐसी बात करे जो पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री के या किसी और पावरफुल आदमी के खिलाफ हो, तो फौरन कह दिया जाता है कि देखिए ये इंडियन चैनल पर बैठ के बात कर रहे थे। लेकिन आपने जो स्टेटमेंट सुनवाई है, मैंने इस स्टेटमेंट का रेफरेंस आज अपना मेरा जो कॉलम वॉशिंगटन पोस्ट में शाया हुआ है, मैंने उसमें इसका जिक्र किया है। लेकिन मैंने इमरान खान साहब को याद दिलाया है कि कुछ ही हफ्ते पहले जून 2021 में इमरान खान साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक कॉलम लिखा था, और उस कॉलम में उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा था कि अफगान तालिबान को अपनी मिलिट्री फोर्स के जरिए काबुल पर कब्जा नहीं करना चाहिए, और जो अमेरिका का इंटरेस्ट है वही पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। तो कुछ हफ्ते पहले तक तो इमरान खान साहब जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट में ये लिख रहे थे कि अफगान तालिबान को काबुल को ताकत के जोर पे टेक ओवर नहीं करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो मैं इंतहाई मुख्तात अल्फाज में केयरफुली सिर्फ ये कहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान की एक कन्फ्यूज्ड पॉलिसी है। कुछ हफ्ते पहले वो कह रहे थे कि तालिबान अपनी मिलिट्री ताकत के जरिए काबुल पे कब्जा ना करें, अब वो कह रहे हैं गुलामी की जंजीरें हैं। अगर आप इससे भी पीछे जाएं तो वो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी, जो इंग्लैंड से शाया हुई थी 2011-12 में, उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका तालिबान से निकल जाए, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाए। और वो लिख रहे थे कि अमेरिका जो है वो एक इंपीरियलिस्ट पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, इसको निकालो यहां से। उस वक्त उन्होंने ये लिखा। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर उन्होंने कहा तालिबान अमेरिका को कि फौरी तौर पे अफगानिस्तान से मत निकलो, अगर तुम फौरी तौर पे निकल गए तो सिविल वॉर हो जाएगी। अब जब तालिबान ने कब्जा कर लिया तो अब फिर से वो कह रहे हैं गुलामी की जंजीरें हैं। तो जिस तरह के बहुत से इस रीजन के कंट्रीज जो है उनकी पॉलिसी जो है वो कंफ्यूज्ड है अफगानिस्तान पे। तो इसी तरह मैं इमरान खान साहब की जो लेटेस्ट सिचुएशन है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, तो मैं बस यही कहूंगा कि ये स्टेटमेंट अगर दुरुस्त है तो फिर उन्होंने जो कुछ हफ्ते पहले वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा था फिर वो बिल्कुल गलत था। एक और संक्षिप्त आपसे प्रतिक्रिया, फिर हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आपसे भी लगातार बात करते रहेंगे। ये कि अब अमेरिका की तरफ से अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों पर जो अफगानिस्तान में हुआ है उसका क्या असर पड़ने वाला है, और इमरान खान के लिए कितनी मुश्किल ये खड़ी करने वाली है स्थिति? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोईद यूसुफ साहब, मोईद यूसुफ साहब जो हैं वो पिछले दिनों अमेरिका गए थे और उन्होंने वहाँ पर कोई अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की थी। मेरा ख्याल है कि वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि अगर तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं और दोहा पीस एग्रीमेंट जो है वो अगर इररेलेवेंट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो उनका कोई दौरा जो है वो इतना कामयाब नहीं रहा, और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जो बाइडन इमरान खान के साथ टेलीफोन पे बात नहीं करते, उसका पाकिस्तान में बड़ा मजाक बनाया गया कि शायद इमरान खान साहब जो है वो इंतजार कर रहे हैं जो बाइडन की टेलीफोन कॉल का। फिर उसको क्लैरिफाई किया इमरान खान साहब ने। तो अब जो सिचुएशन बन गई है अफगानिस्तान में, इसमें देखिए मेरा एक ख्याल है कि बहुत से लोग तालिबान पर अफगानिस्तान के इन्फ्लुएंस को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, और मैं उन चंद लोगों में शामिल था जो 2-3 साल से ये कह रहे थे कि ये जो अफगान तालिबान हैं ये अल्टीमेटली पाकिस्तान की बात नहीं सुनेंगे, और अब वाकई वो बहुत से मामलात पर पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे। लेकिन जो बात पहले मैं कह रहा था उसको उस वक्त भी बहुत कम लोग सुनते थे, अभी भी बहुत कम लोग सुनेंगे, क्योंकि आप भी और आपके बहुत से जो देखने वाले हैं वो यही समझेंगे कि तालिबान जो है वो दरअसल पाकिस्तान की प्रॉक्सी हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंसा हुआ है। एक तरफ सारी दुनिया जो है वो तालिबान जो भी अफगानिस्तान में गलत काम करेंगे उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डालेंगे, और दूसरी तरफ
पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। तो इस वक्त इम्तिहान सिर्फ तालिबान का नहीं है, इम्तिहान पाकिस्तान का भी है और अमेरिका का भी है, क्योंकि जो अगर आप लड़ते रहे तो फायदा क्योंकि हामिद मीर साहब जो आप कह रहे हैं, इस तरह के बयान आने शुरू हुए हैं। ब्रिटिश कमांडर ने उन्होंने कहा कि अब तालिबान फाइटर्स का जो अगला निशाना होगा वो पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर अड्डे हैं वो उनका अगला निशाना हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये कितनी मुश्किल स्थिति है। साथ ही ड्यूरेंट लाइन को तालिबान नहीं मानता रहा है, पहले हम जानते हैं इतिहास में ये हो चुका है। तो अब क्या ये जो अगला निशाना जो कह रहे हैं ब्रिटिश कमांडर की पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स तालिबान फाइटर्स के अगला निशाना होंगे, क्या वाकई ऐसा होगा? देखिए, पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स का कभी ना इजराइल को पता चला, ना इंडियन इंटेलिजेंस को पता चल सका, ना ही अमेरिकन उसका सुराग लगा सके, ना ही ब्रिटिश उसका सुराग लगा सके, तो तालिबान उसका सुराग कैसे लगा सकेंगे? तो ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बहुत सेफ हैं, और इस पर मेरी बड़ी रिसर्च है। 2008-9 इन दिनों में मैंने इस पर बहुत लिखा है। फिर 2003-2004 में मैं बहुत से जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनके साथ मैंने इस पर बहुत इंटरव्यूज वगैरह किए, और खुद भी मैंने इस पर बहुत खोज लगाया है। क्योंकि एक ज़माना था जब ये कहा जाता था 9/11 के बाद कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो चोरी हो सकते हैं, तो उस वक्त हमने इस पर बड़ी रिसर्च की थी। तो ये मैं जो ब्रिटिश कमांडर हैं उनकी बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बहुत महफूज हैं और तालिबान उन तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन तालिबान का क्या और ज्यादा दखल हो सकता है पाकिस्तान में? क्या वो वहां पर परेशानी खड़ी कर सकते हैं मिलिट्री लेवल पर? क्या कुछ और तालिबान कर सकता है? क्या वो अपना दायरा यहां अफगानिस्तान से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो पाकिस्तानी तालिबान के एक लीडर है मुफ्ती नूर वली महसूद, उनकी कुछ अर्सा पहले एक किताब छपी थी अफगानिस्तान से, और वो अफगानिस्तान में ही छुपे हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने CNN पर निक रॉबर्टसन को एक इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज हैं इनको हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। तो अगर वो पाकिस्तान के ट्राइबल बेल्ट को, जो कि अब हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है उसका हिस्सा बन चुके हैं, तो अगर पाकिस्तानी तालिबान ये कहते हैं कि हम इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और पाकिस्तान के दुश्मन जो है उनको अफगान तालिबान ने पनाह दी हुई है। तो इस पर मैंने भी लिखा है, इस पर और भी लोगों ने बात की है। तो जो मुफ्ती नूर वली महसूद के ही साथी हैं मौलवी फ़कीर मोहम्मद, जो कल काबुल की पुलचरखी जेल से फरार हुए हैं, और उनके साथ और भी लोग हैं। तो ये जैसे जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि जैसे जैसे अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के कदम मजबूत होंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस बढ़ेंगे। और अभी भी जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया है, वहाँ पे टारगेट किलिंग भी हो रही है, और यहाँ तक कि कुछ सेटल्ड एरियाज में भी उनकी सपोर्ट में जलसे जुलूस निकले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानियों की जो बड़ी अक्सरियत है वो तालिबान सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को वो लाइक नहीं करते। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अब्दुल समद याकूब साहब जुड़ गए हैं, नेता हैं PTI के। हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जद्दा से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ सुवम पाल मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाइना पर खास जो जानकारी है वो रखते हैं। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट, और दीपक वोहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक। ये सब मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हामिद मीर साहब, आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे उसके बारे में, और वो और मैं चाहूंगी कि उसके बारे में एक बार फिर हम बात करें कि वो जो टेलीफोन कॉल है जो बाइडेन का, जिस पर सफाई दी इमरान खान ने कि नहीं उन्हें इंतजार नहीं है, हालांकि इसके बारे में पहले जिक्र हुआ कि बातचीत नहीं होती है। तो क्यों ये जो बातचीत है, ये सिलसिला क्यों निकला? क्यों इमरान खान का ये कहना है कि उन्हें इंतजार नहीं है, सफाई उन्हें देनी पड़ी? देखिए, इसमें जो एक इशू आ गया था वो ये था कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया, उनको सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे देगा, तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देगा। तो उस पर जो एक अमेरिकन का ये कंसर्न था अमेरिकन साइड का कि हमने तो आपसे फौजी अड्डे मांगे ही नहीं है, तो हमारा जो आपके साथ एग्रीमेंट है पुराना परवेज मुशर्रफ के दौर का, वो तो एयर स्पेस के लिए है, तो वो तो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने तो आपसे फौजी अड्डे नहीं मांगे। तो वो जो इमरान खान का स्टेटमेंट था कि हम अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देंगे, उसको पाकिस्तान में जो उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने बड़े उसको एक हाईलाइट किया कि जी हमारा जो
लीडर है उसने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया, तो उससे मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई और फिर उसको ऑफ द रिकॉर्ड हमारे फॉरेन ऑफिस ने और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ, उन्होंने उसको क्लैरिफाई भी किया कि ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये एक इशू है, तो अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है एंड आई होप फॉर द बेस्ट। जी हाँ, हमारे साथ अब्दुल समद याकूब साहब भी मौजूद हैं, पीटीआई के नेता। अब्दुल समद याकूब साहब, इमरान खान जो कह रहे हैं, जो आपकी सरकार इस वक्त कर रही है पाकिस्तान में, क्या वो कंफ्यूज्ड है पॉलिसी को लेकर? क्योंकि वो अब जो बयान दे रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। हालांकि पहले वो ये बयान देते रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमारी आमिर मीर साहब से भी बात हो रही थी, और इमरान खान खुद भी ये कहते रहे हैं कि फोर्सफुली कुछ नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान में, हथियार के दम पर नहीं सत्ता में आना चाहिए तालिबान को। तो क्यों अब वो ये कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी? देखिए, एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट्समैन, जब कोई इंसान होता है वो स्टेटमेंट देता है, या उससे पहले जब मीर साहब ने ये उनको कोट किया कि उससे पहले उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ और लिखा था, डेफिनेटली बदलते हालात के साथ इंसान की सोच बदलती है या वक्त की जरूरत के तहत जो है ना वो बयान देने पड़ते हैं। अभी जो कल आपने बार बार वो क्लिप चलाया है उसमें, तो उस पर जो जंग की जाती है किसी के ऊपर मुसल्लत, तो बेसिकली उसकी विल को कमजोर किया जाता है या विल को तोड़ा जाता है। जो गुलामी के जंजीरों को उन्होंने बात की, उनका मकसद ये था कि आपने एक ग्रुप को, एक जो पहले रजीम थी उसको 20 साल में आप उनकी विल नहीं तोड़ सके, वो लोग उनके मोरल डाउन हुए और वो 20 साल लड़ते और एट द एंड वो वापस आ गए। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया, तो उसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने तालिबान के हक में कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। हमारे साथ दीपक वोरा जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। दीपक वोरा जी, आपने सुना अब्दुल समद याकूब साहब को, कह रहे हैं समय के साथ स्टेट्समैन अगर होते हैं तो आप बयान बदलते हैं। क्या समय के साथ बयान बदलना ठीक है, या आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए और तब उससे आपको बेहतर नतीजे मिलते हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया है आपके चैनल पर पार्टिसिपेट करने का, और आपका जो चैनल है TV9 भारतवर्ष बहुत ही अच्छा लगता है। और अपॉलॉजीज सर, मैं थोड़ा देर से आपके पास आई, बट आप अपनी बात रखिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग पहली चीज डिप्लोमेसी में सीखते हैं पेशेंस, सब्र रखिए, कोई जल्दी नहीं है। अभी मैंने हामिद मीर साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनका बयान सुना, व्हिच वाज वेरी एक्यूरेट, बहुत अच्छा वो बोले। अफगानिस्तान इज इन अ मेसी, तो आप जानते हैं कितने सारे अफगान सिविलियंस भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से वो हवाई जहाजों से गिर रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको याद है तालिबान 1 ने क्या किया था। अब तालिबान 2 तो बहुत कोशिश कर रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम बदल गए, हम बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। जो वहां का नाइटमेयर है अफगानिस्तान का, वो भी शुरू हो रहा है। मैडम, स्टेटस रिपोर्ट क्या है? आज इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं, तालिबान पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है काबुल को और देश को। अफगानिस्तान के अंदर, प्लीज लेट मी रिपीट दिस, अफगानिस्तान के अंदर कोई भी भांगड़ा नहीं कर रहा है कि तालिबान वापस आ गया है। जितने विदेशी डिप्लोमेट हैं, फॉरेन डिप्लोमेट, तकरीबन सब वहां से चले गए। इनसाइड अफगानिस्तान कोई भी रेजिस्टेंस अभी हमें नजर नहीं आ रही है। चाइना और पाकिस्तान ने नई रेजिम को रिकॉग्नाइज किया है, कुछ ऐसे देश और भी हैं, टर्की जैसे, जो माइट डू सो। लेकिन अब क्या होगा? एक मैं सावधानी दुनिया के लिए देना चाहता हूं। मीडियन एज अफगानिस्तान की 19 साल है, यानी आधे अफगान 19 साल से कम है, आधे 19 साल से ज्यादा है। इसका मतलब कि जो उनकी 3.8 करोड़ की आबादी है, उनमें से आधे उनका जन्म हुआ था जब तालिबान 1 चला गया था। ये जो नौजवान हैं, उन्होंने केवल फ्रीडम और डेमोक्रेसी देखी है, जितनी भी इम्परफेक्ट हो। 1/4 उनकी जो आबादी है वो अर्बन है और 3/4 रूरल। अर्बन एरियाज में उन्होंने क्लब्स देखे हैं, सिनेमा हॉल्स देखे हैं, गाड़ियां देखी हैं, शॉप्स देखी हैं। 46% जो पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की, वो 15 साल से कम है। मैडम, ये जो यंगस्टर्स हैं, ये जो वहां भी इस्लामिक स्ट्रिक्चर्स हैं तालिबान के, वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है अफगानिस्तान में? हर चीज, जैसा अभी हामिद मीर साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान का ट्विन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अफगानिस्तान है और कश्मीर है, और दोनों को वो हमेशा इंडिया के प्रिज्म से देखता है। क्यों चाहता है? जी, और क्या इसी वजह से पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुश्किल, अभी भले ही जश्न है लेकिन मुश्किल और ज्यादा खड़ी होने वाली है? हमारे साथ शुभम पाल जी भी मौजूद हैं। शुभम पाल जी, लेकिन फिर
हम जैसे अभी दीपक वोरा जी भी कह रहे थे, हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी बहुत खुश नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो हालात हैं उससे अफगानिस्तान में भी कोई खुश नहीं है, जश्न नहीं मना रहा है। जाहिर सी बात है उन्हें अभी एहसास भी नहीं है बड़ी संख्या में उनकी जनसंख्या को कि क्या उनके ऊपर आकर मुसल्लत हो गया है। फिर चीन पाकिस्तान में ये खुशी हम क्यों देख रहे हैं? क्यों हम देख रहे हैं कि अमेरिका अब कुछ कहना नहीं चाहता है? क्यों हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी साइडलाइन से ही देख रही है अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको? देखिए सुमेरा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि चीन पहली एक बड़ी कंट्री है जो थोड़ा लेजिटिमेसी दी थी तालिबान लीडरशिप को व्हेन दे कॉल्ड तालिबान लीडरशिप इंक्लूडिंग बरादर को थियानजिन शहर में जुलाई 28 में, जब इनका एक वांग यी के साथ, चीन के फॉरेन मिनिस्टर जो वांग यी हैं उनके साथ मीटिंग हुआ था। उसके बाद दोनों फोटो ऑफ भी हुआ था जब तालिबान के टॉप लीडरशिप शोल्डर एंड शोल्डर दोनों एक साथ सब चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ खड़े थे फोटो ऑफ के टाइम पे। तो चीन के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है 2-3 चीज। एक है चीन और यूएस के बीच में जो अभी ट्रेड वॉर चल रहा है, टग ऑफ वॉर चल रहा है, वो कोरोना के टाइम पे और एक डोमेन में पहुंच गया। अब ब्लेम गेम शुरू हो गया कि वुहान से शुरू हुआ या यूएस में शुरू है। तो ये सब बीच में चीन को डिप्लोमेटिकली इनको एक मैसेज मिल गया कि यूएस इज नॉट इनविंसिबल। ये जो बात है, क्योंकि इनका कल मैं देख रहा था चीन के काफी जो मेन लीडिंग न्यूज़पेपर एडिटर्स है, लाइक हू शीजिन फ्रॉम ग्लोबल टाइम्स जो एडिटर इन चीफ है, वो काफी लिखते हैं, ट्वीट करते हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया कि ये अब पीपल कैन ट्रस्ट अमेरिका। उनका इशारा कहाँ पे है? ताइवान पे, बिकॉज ताइवान में भी ताइवान ऑल्सो अमेरिका से यूएस प्रोटेक्शन लेते हैं, तो उनका मिलिट्री उधर है। तो ये लोग, इनका इशारा ये है कि जब मौका आएगा यूएस आपको छोड़ के भाग जाएगा, सो यू कैन ट्रस्ट। तो ये जो वेल थ्रेट है, ये तो एक टाइप से पॉस्चरिंग जो जियोपॉलिटिकल फील्ड में हम देखते हैं वो चल रहा है। दूसरा, चीन का खुद का भी इंटरेस्ट है इसमें, बिकॉज चीन को अपना शिनजियांग प्रोविंस में जो ETIM है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, तो उनका काफी हिस्सा तालिबान के साथ अफगानिस्तान में है। तो और चीन के साथ थोड़ा बॉर्डर शेयरिंग तो होता ही है। तो अब सीपेक को लेके चीन का ऑलरेडी सरदर्दी है। जो चीन इसे अपनी अमेरिका के प्रति जो उसकी नीति है और अमेरिका को कैसे वो चाहता है कि उसके प्रति दुनिया में एक तरह का माहौल बने, उसको उस तरह उस नजरिए से भी देख रहा है और उसको फायदा भी है अफगानिस्तान में तालिबान के आने से। एक बड़ी खबर आ रही है, इसको ले लेते हैं, फिर मेजर जनरल AK सिवाच के पास भी मैं जाऊंगी और अब्दुल समद याकूब साहब के पास भी। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान पर तालिबान की नजर, ऐसी जानकारी आ रही है। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाकों का वीडियो सामने आया है। पाकिस्तानी आर्मी का मजाक उड़ाते दिखे हैं तालिबानी, पाकिस्तान पर कब्जे की धमकी देते दिखे हैं आतंकी। आतंकियों ने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की बारी है। तो इस तरह के वीडियो भी अब सामने आने शुरू हो गए हैं, इस तरह के बयान पहले ही सामने आ रहे हैं। ब्रिटिश कमांडर पहले ही कह चुके हैं कि तालिबान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो भी निशाने पर होंगे तालिबान के। एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ABC न्यूज का पाकिस्तान पर बड़ी जानकारी उन्होंने सामने रखी है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर लड़ा पाकिस्तान। आतंकियों के बीच पाकिस्तान की मौजूदगी के सबूत मिले हैं पुख्ता तौर पर। मारे गए आतंकियों के पास मिले पाकिस्तानी ID कार्ड। तो एक तरफ पाकिस्तानी लड़ रहे थे इन तालिबानियों के साथ मिलकर, उसके सबूत मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, वहां पर तालिबानी इस तरह के बातें करते हुए सुनाई दे रहे हैं वीडियो में, जहां वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की बारी है, अब हमें वहां पर जाकर कब्जा करना है। ये बड़ी बात है और इस पर पहले मेजर जनरल AK सिवाच और फिर अब्दुल समद याकूब साहब की भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी। मेजर जनरल AK सिवाच, ये बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, ये कितने मुश्किल है? क्या अब अगला टारगेट, उन्होंने एक ऐसे तालिबान को वहां बिठा दिया है और उसको समर्थन दिया ताकि वो सत्ता में बैठ जाए, जो अब उनके लिए ही क्या सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाला है, या पाकिस्तान के लिए सब अच्छा होगा? बिल्कुल सुमेरा, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के 2 एम थे कि किसी तरीके से तालिबान आ जाए अफगानिस्तान में और उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले और भारत का कोई रोल ना हो।
और ये उनको लगता है कि पूरा हो गया, मगर उनकी बहुत बड़ी भूल है कि ये उनको सिर दर्द होने वाला है, क्योंकि अभी तालिबान आ गया है अफगानिस्तान में तो 3 चीजें हो सकती हैं पाकिस्तान में। एक तो इंस्टेबिलिटी आएगी अफगानिस्तान में, तो कम से कम 5 से 10 लाख रिफ्यूजी हैं जो आएंगे पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान से ड्यूरेंट लाइन पोरस है, वो नहीं देख पाएंगे क्योंकि इनकी पहले ही फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। दूसरा, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान शरिया लॉ लाना चाहता है। अगर शरिया लॉ आता अफगानिस्तान में तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरा जोर लगाएगा पाकिस्तान में भी आए, और ये जो आतंकवादी की घटनाएं कर रहा था अभी तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो 400 से 500 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान की बजाय पाकिस्तान में ज्यादा होगी। और तीसरा, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, उसमें भी एक आप देखना बहुत ज्यादा तादाद आएगी, उनको भी एक फ्लिप मिलेगा और वो भी कार्रवाई बहुत होगी। एक ये जो है खैबर पख्तूनख्वा जिसके अंदर ट्राइबल एरिया है, वो भी एक प्रकार अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पश्तून है, उनका ज्यादा मिलाप अफगानिस्तान की तरफ है और वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो आज पाकिस्तान हंस रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गया और भारत का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, कल उसको ही पता चलेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान आने से पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने ये 3-4 पॉइंट्स में बताया कि पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किल खड़ी होने वाली है आने वाले समय में। अब्दुल समद याकूब साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये कुछ सीधे सामने आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं? हालांकि हम देख रहे हैं कि शीरीन मजारी, असद उमर खुशी जाहिर कर रहे हैं, इमरान खान खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये तमाम समस्याएं आपके सामने परेशानियां आने वाली हैं? महाराज जी देखें, टोटली तो उनको इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी कोई अपराइज होता है आपके नेबर में इस तरह से, और वो भी जब रिलीजियस रेडिकल एलिमेंट्स करते हैं तो उसका रिपरकशन जरूर होता है। लेकिन बावजूद इसके कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें फेस करनी पड़े, लेकिन फिर भी तालिबान हम ये समझते हैं कि हमारी फेवर में है, और आज से नहीं समझते। ये तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ और स्ट्रेटेजिक जो हमारी इनके साथ चलता आ रहा है एक ताल्लुक, उस हवाले से, क्योंकि देखें इंडिया इज कम्प्लीटली आउट वहां से। और ये जो बात कर रहे हैं टीटीपी को हम ये समझते हैं कि इंडिया की तरफ से फंडिंग मिलती थी तो वो वाया अफगानिस्तान बहुत ज्यादा मिलती थी, या बीएलए की बात की बलूचिस्तान में, तो वहां से भी जो हमारा बॉर्डर है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम तो बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। अब ये कहना कि उसमें छोटी मोटी कुछ बातें होंगी या कुछ रेफ्यूजीज आ जाएंगे, रेफ्यूजीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम उस सूरत में कर रहे थे कि जब वहां पे कोई खून खराबा होता है वहां पे, उसके बाद जाके जहां गोली नहीं चली, स्टेबिलिटी, आज काबुल के अंदर सारी जो स्ट्रीट्स वगैरह है वो मामूलाते जिंदगी। अब्दुल समद याकूब साहब, ये वही तालिबान है ना जो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता? देखिए, ये जो कबायली इलाकों में चाहता है कि जो पश्तून इलाके हैं वहां पर भी इसी तरह की आजादी हो। अच्छा, शायद ये ड्यूरेंट लाइन के हवाले से ना मिसअंडरस्टैंडिंग है। तालिबान तो बाद में आए, तालिबान तो आए 96 में, ये तो कुछ 100 साल पुराना मसला है। और जब तालिबान से सोहेल शहीन से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी ये एक लॉन्ग वो मसला है जो चला आ रहा है, ठीक है, अनरिजॉल्व, इसको हम बाद में देखेंगे, ये कोई हमें इतनी जल्दी नहीं है। यानी तालिबान ने हमेशा लीनियंसी शो की है ड्यूरेंट लाइन हवाले के। दूसरी बात, वो फेंसिंग हो गई इंटरनेशनल, हमने उसको इंटरनेशनल बॉर्डर का उनके साथ हमारे एग्रीमेंट हुए, वो हमारे लिए इररिलेवेंट इशू हो जाता है कि ड्यूरेंट लाइन को वो मानते हैं या नहीं मानते। ठीक है, लेकिन दीपक वोरा जी, आपने सुना अब्दुल समद याकूब साहब को, वो कह रहे हैं कि देखिए इंडिया अब आउट हो गया अफगानिस्तान से, भारत का अफगानिस्तान में रोल नहीं रहा है, और हम इससे जो हमें तकलीफें थी या पाकिस्तान को जो लगता था, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि भारत के प्रिज्म से ही वो अफगानिस्तान को भी देखते हैं, तो पाकिस्तान में इस वजह से खुशी है क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत का अब रोल नहीं रहेगा अफगानिस्तान में। क्या ऐसा होने वाला है? क्या तालिबान उसी राह पर चलने वाले हैं जैसा कि पाकिस्तान समझता है, या वो अपनी राह खुद बनाएंगे जैसा कि उन्होंने अब तक किया है? आपका सवाल बहुत अहम है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे सिस्टम में कोई दिक्कत थी तो मुझे कुछ देर के लिए जाना पड़ा। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि हर चीज वो भारत के प्रिज्म से देखते हैं। ये क्या जश्न मना रहे हैं क्या भारत का कोई रोल नहीं रहा अफगानिस्तान में? क्या अफगानिस्तान कोई फुटबॉल फील्ड है जहां पर भारत फुटबॉल खेल रहा है बाकी देशों के साथ? अगर किसी का रोल नहीं रहा है अब वहां पर, और बहुत कठिन रोल होने वाला है, गोलकीपर भी नहीं वो बन सकता, वो मेरे को लगता है कि अब पाकिस्तान के साथ ये मुश्किल पड़ने वाली है। मैं
चाइना का इंटरेस्ट आप देख रही हैं, उसकी माइनिंग इन्वेस्टमेंट है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। उइगुर है शिनजियांग में, नहीं चाहता कि तालिबान उनके साथ बहुत दोस्ती करे। फिर वो रेयर अर्थ्स, हम लोग कहते हैं 1 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन डॉलर्स के रेयर अर्थ्स हैं, उनको वो चाहता है। भारत क्या चाहता है? हम लोगों ने अमेरिकन वॉर अगेंस्ट तालिबान, द वॉर अगेंस्ट टेरर, हमने उसमें भाग नहीं लिया था मैम, पाकिस्तान ने भाग लिया था। पाकिस्तान ये कोशिश की थी कि वो फायर फाइटर भी बने और आग लगाने वाला भी बने। एक तरफ से तो अमेरिका को कह रहा है कि मैं आपका दोस्त हूं, मैं पूरी तरह से वॉर ऑन टेरर में भाग लूंगा, दूसरी तरफ तालिबान को वो सपोर्ट भी कर रहे थे, रीट्रेन कर रहे थे। ये अभी बात करते हैं इंडियन इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान। सर, इंडिया का 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारी गिफ्ट्स हैं, ये हमारे तोहफे हैं टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। मोस्ट रिसेंटली $300 मिलियन का हमने शातूत डैम प्रोजेक्ट किया है, जो काबुल को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देगा। हमने वहां पे एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन में, पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन में, सड़कों की कंस्ट्रक्शन में, डैम की कंस्ट्रक्शन में हमने उनको दिए हैं तोहफे। तो ये क्या, कैसे आप कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट चली गई? आप जानते हैं गुडविल भारत के लिए कितना है अफगानिस्तान में? आप पूछ लीजिएगा। सर, मैडम, ये आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि 100 में से 90 अफगान नागरिकों से आप पूछें कि आप कहाँ रहना चाहेंगे, या समझ लीजिए अगर आपको अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़े, आप कहाँ जाना चाहेंगी? नंबर 1 उनका होगा हम अमेरिका जाना चाहते हैं, नंबर 2 वो बोलेंगे हम भारत जाना चाहते हैं। मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ, कई बार मैं गया हूँ उधर। उनमें से बहुत कम कहेंगे कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ये लोग इसको समझ नहीं पा रहे। और फिर अभी हमने ये सुना, कहते हैं कि डूरांड लाइन तो वो बड़े उसके ऊपर फ्लेक्सिबल हैं। कोई भी अफगान सरकार डूरांड लाइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैम, एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन रेंट एन अफगान, यू कांट बाय एन अफगान। पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए। 19 अभी आप मेरे साथ हैं कि मैं फिर से अलग हो गया? नहीं, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल, और हम आपको बात सुन रहे हैं। एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ मैम, अगर आप 2 मिनट मुझे और दीजिए, क्षमा चाहता हूँ। 1989 में एक पाकिस्तान में कोई व्यक्ति था, उसका नाम हामिद गुल था। वो जब सोवियत संघ विड्रॉ कर रहा था तो वो गया उस समय पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के पास, कहता मैं अफगानिस्तान आपके कदमों में डाल दूंगा। वो बोली कैसे? कि पहले जलालाबाद में हम कैपिटल बनाएंगे, हमारे फेवरेट मुजाहिदीन को वहां इंस्टॉल करेंगे, फिर काबुल पर कब्जा करेंगे और अब तो पूरा अफगानिस्तान आपकी कॉलोनी बनेगी। उसने अपने सैनिक भी भेजे, लेकिन हुआ क्या? जलालाबाद में उस समय जो मोहम्मद नजीबुल्लाह की अफगान आर्मी थी, डट के मुकाबला किया, और जो इस वॉरलॉर्ड, इस मुजाहिद के अपोनेंट्स थे, वो भी जुड़ गए। डट के उन्होंने ठोका। 800, हमें ये कहा जाता है, पाकिस्तानी शव जब पाकिस्तान में वापस लौटे तो प्रधानमंत्री ने इस गुल साहब को बुला के कहा, कल से आप नौकरी पर, काम पर मत आइए, कहीं और उनकी पोस्टिंग कर। पाकिस्तान ये समझ चुका है, जानता है कि अफगानिस्तान कभी भी उसकी कॉलोनी नहीं बनेगा। और हमने हमेशा अफगानिस्तान से ये कहा है कि यू आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, लीडरशिप अफगानिस्तान की अफगान लोगों के हाथ में हो। क्या यही पाकिस्तान की बड़ी गलती है और बड़ी भूल है कि वो चाहता है कि उसे ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाए? वो उसे लगता है कि अफगानिस्तान उसके कहने पर चलेगा क्योंकि उसने समर्थन किया है उसका, और ऐसा होता अभी दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले समय में तो कुछ और होगा। बड़ी खबर एक ले लेते हैं, इस पर AK सिराज जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। आसिफ रमीज दाऊदी साहब हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हैं, माफ कीजिएगा मैं आपके पास नहीं आ पाई। अब्दुल समद याकूब साहब की भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट से तालिबान की दहशत का रियल वीडियो सामने आया है। काबुल एयरपोर्ट से तालिबान की दहशत का ये रियल टाइम वीडियो है। भागती पब्लिक के बीच आतंकियों ने फायरिंग कर दी। तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आए हैं। भाग रही थी पब्लिक, उसके बीच फायरिंग की आतंकियों ने। तालिबान ने आम लोगों को दिखाया रॉकेट लॉन्चर का खौफ, उन्हें दिखाया कैसे रॉकेट लॉन्चर हम आपके बीच में चला देंगे। फायरिंग की। काबुल एयरपोर्ट पर जो भीड़ इकट्ठा है उसे वहां से भगाने के लिए देखिए किस तरह से उन्हें रॉकेट लॉन्चर दिखा रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, वहां से फायरिंग कर रहे हैं। ये हो रहा है आम लोगों के साथ अफगानिस्तान में इस वक्त। हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब भी जुड़े हुए हैं। आसिफ साहब, ये जो हालात अभी इस वक्त बने हैं अफगानिस्तान में, इसको लेकर क्या और समर्थन जो इस्लामिक वर्ल्ड है बाकी, वहां से भी क्या उनको मिलेगा? क्योंकि अभी तक हम नहीं देख रहे हैं कि उस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दोहा में बैठकर जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, वो एग्रीमेंट की कोई मान्यता ही नहीं रह गई है, क्योंकि उसके तहत तो वो आगे बढ़े नहीं हैं। सुमायरा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आपके शो में हूँ और अपनी बातें रख पाऊँगा।
जो आपका सवाल है कि क्या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज से इस पे आगे समर्थन मिल सकता है कि नहीं, उस पर मैं थोड़ी सी देर में आऊँगा, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि अभी जो हालात हैं, अभी जो आपके फुटेज देख रहा हूँ, या कल जो जहाज़ के साथ लोगों का दौड़ना और गिरना हो रहा है, ये तमाम जो हालात वहाँ बन रहे हैं, ये बहुत ही तकलीफ़ देने वाली विजुअल्स हैं, और इन सब चीज़ों से दिल दहलता है, दिल में परेशानियाँ आती हैं, और लगता है कि इंसान की ज़िंदगी की क्या कीमत है और किस तरह से लोग इसके बाद भी पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे कि अभी अब्दुल याकूब साहब कह रहे हैं कि इंडिया की वहाँ पे मौजूदगी नहीं है, उसके बावजूद भी वो सुकून में है। क्या उनको ये तमाम चीज़ें देख के खुशी हो रही है? क्या उनको ये और जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि गुलामी की जंजीर से बाहर निकलना, ये तमाम चीज़ें जो ये है ना आइडियोलॉजी, जो इस्लाम है और जो तालिबान की आइडियोलॉजी है, इसको बिल्कुल एक जगह पे मिला के नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या जितने भी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, उनको लगता है कि यही एक आइडिया है जो बेस्ट है। ये गलत ये सोच है। आप देखें सऊदी अरब फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ रहता हूँ और हमारे यहाँ पे 3 मिलियन हिंदुस्तानी रहते हैं। यहाँ के विजन देखें, यहाँ की लीडरशिप देखें, यहाँ एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद कितनी औरतों को इज्जत है, कितना एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट है, किस तरह से एक आइडियल कंट्री बना हुआ है, 2030 का एक विजन है। आप इस एस्पेक्ट को भी तो देखें ना। तो लिहाजा ये जो कहना है कि बाकी इस्लामिक कंट्रीज का वहाँ पे साथ मिलेगा या नहीं, ये अभी बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन लेकिन देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या और देश भी समर्थन में आगे आते हैं या नहीं, या ये भी बड़ा सवाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से उठाया जाता है या नहीं अफगानिस्तान के सामने, और ये दबाव उन पर बनाया जाता है कि नहीं कि आपको मानवाधिकार हनन नहीं करना है, आपको महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है, आपको माइनॉरिटीज के अधिकारों को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है, और क्या पाकिस्तान भी ऐसा करेगा बाकी देशों के साथ, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि अभी पल पल स्थिति बदल रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम चर्चा में। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर भी आइए दिखा दें। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बड़ी खबर। 2 मेगा स्टार्स। पहले एपिसोड में अपनी ग्रैंड बोहनी करवा दी आपने। होगा सबसे बड़ा कॉमेडी का सेलिब्रेशन। अपनी फिल्मों में रॉकेट रोड रोलर तक चला लिया, अब क्या चलाएंगे आप? इतने सालों से तेरा शो चला रहा हूँ, वो क्या? नया सीजन नए जोश के साथ शुरू हो रहा है 21 अगस्त से रात 9:30 बजे।